अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। स्टूडियो में हमारे साथ खावर घुमन साहब मौजूद है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब लाहौर से बराह रास्त हमारे साथ हैं। आज बहुत ज़्यादा हंगामा खेज दिन है। पंजाब में बजट पेश हो नहीं रहा, लेकिन उस हवाले से भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन जाहिर से बात है, इस वक्त जो सबसे बड़ी एक चैलेंज है पाकिस्तान को इकॉनमी का, ये जो बजट आया, ये पेश हुआ, क्या IMF इसको अप्रूव करेगा? क्या ये जो तमाम इसमें जो मामलात हुकूमत ने रखे हैं, जो रिलीफ बताया जा रहा है, कुछ तनख्वाहों में इजाफे हैं, इस हवाले से खास तौर पे बहुत ज़्यादा एतराज़ात है कि शायद IMF इनके ऊपर अग्री ना करे। और जो नंबर्स हैं उसके बारे में भी इकोनॉमिस्ट बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं कि क्या ये नंबर्स एक्यूरेट है जिसकी बेसिस पे ये जो बजट है इसको पेश किया गया है। बहरहाल आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये आज एक स्टोरी छपी है ब्लूमबर्ग में, और वो इसी हवाले से कहते हैं कि जी पाकिस्तान बजट इजंट इनफ टू अनलॉक IMF लोन। सो ये जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा, बिजली की कीमत में इजाफा, गैस की कीमत में इजाफा, इसके अलावा जो और सारी ये इस वक्त मुश्किलात सामने आ रही हैं और कमर कसने का आवाम को कहा जा रहा है, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि IMF की तरफ से जो कर्ज की किस्त है वो मौसूल होगी या नहीं होगी। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बजट पेश करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बहरहाल इस वक्त वो कहते हैं कि सख्त फैसले करने हैं, हुकूमत के पास कोई भी और चॉइस नहीं है। वो चॉइस नहीं है आपको। इस वक्त हमको अटैक पे जाना जरूरी है। ये बजट भी उसका एक कड़ी है। मैं आपका भी साथ चाहता हूं कि अगर हम थोड़ी सी मुश्किल फैसले लें तो एक एक चीज पे हमको ना चिल्लाएं। हमें पता है कि कुछ पेन होगा इस साल के अंदर। अभी फौरन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तेल की प्राइसेस कम होंगी। सो अभी और भी जो है अपने आप को रेडी कर लें, मुश्किल फैसले मजीद लेने हैं। और मुश्किल फैसले सिंपल सी बात है कि जो तमाम महंगाई, इन्फ्लेशन, इसको अवाम के ऊपर इसके बोझ को डालना है। आसान ज़बान में इसे मुश्किल फैसला कहते हैं सियासी तौर पे। बहरहाल बहुत सारे सख्त सवालात का सामना करना पड़ा मिफ्ता इस्माइल साहब को, जो उनकी बजट के अंदर कुछ नंबर्स की इनएक्यूरेसी थी, कुछ फिगर्स वो कोट करना भूल गए थे, ऐड करना भूल गए थे। इन सारी बातों पे जो सहाफ़ी थे उन्होंने तवज्जो दिलाई, तो मिफ्ता साहब ने क्या कहा से देखें। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। IMF का जैसे मेरे ख्याल में IMF की जो बजट की स्कोर है वो नहीं होती है, बाजार से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा सर ये बताइए कि आपने जो बजट है वो डॉलर की किस रेट पे जो है वो बनाया? अच्छा, ये जो तनवीर साहब आप जरा क्लेरिफाई कर दें क्या हुआ इसका। ये IMF की बात पे जो क्लेरिफाई कर दिया, ये कुछ फिगर ऐसी है इसमें हमने निशानदेही भी की है। बेसिकली लेट हो गया, एप्लीकेशन में शायद ना आ सके, अगर चंद दिनों में हम इसको कैसा वो ये आप खलीक यानी साहब, आप और मेहताब साहब बड़े जय्यद साफी हैं। आपने ऐसी गलती पकड़ी हमारी, जो हमने गलती कर दी वो गलती हो गई, हम इसको थैंक कर देंगे। गलती तो एक बड़ा ज़रा सॉफ्ट सा लफ्ज़ है, ये ब्लंडर है, ये ब्लंडर है जो पकड़ा गया है। बहरहाल असद उमर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। इकॉनमी के हवाले से भी सवाल पूछेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी स्ट्रैटेजी क्या है ये भी हम उनसे पूछेंगे। साल के बसत साहब, आज हमने देखा सुबह से स्टॉक मार्केट का हाल देख लें, या ये जो डॉलर की कीमत है आज भी जिस तरीके से ये प्लंज कर रही थी, क्या इसको हम क्या समझे? क्योंकि बजट के फौरन बाद जिस तरह से मार्केट रिएक्ट करती है, इससे लगता है कि शेकी ग्राउंड्स के ऊपर जो है इस वक्त हुकूमत है, क्योंकि ये जो रिस्पांस आया है ये कोई हौसला अफजा तो नहीं है इस बजट के बाद। देखिए, अभी जो है ये बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है। आमतौर पे ऐसा होता है कि इस किस्म के जब फैसले करती है हुकूमत, जिस तरीके से आपने देखा कि उन्होंने 60 रुपए लीटर पाकिस्तान की तारीख में किसी ने न सोचा न सुना था, पेट्रोल की डीजल की कीमतें बढ़ा दी। उसके बाद ये ऐलान कर दिया कि 45% जो है वो बिजली के नर्ख बढ़ा दिए जाएंगे, 47% गैस के नर्ख बढ़ा दिए जाएंगे। तो उमूमी तौर पे होता यह है कि अवाम के अंदर तो गम गुस्सा होता है, शदीद मनफी रवैया होता है, लेकिन मार्केट जो होती हैं उनको इस किस्म के फैसले बड़े पसंद आते हैं। तो स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़नी शुरू हो जाती है, रुपया जो है मुस्तहकम होना शुरू हो जाता है। यहां पर दोनों तरफ से मार पड़ रही है। अवाम तो है ही है, अवाम का तो गुस्सा है ही है अपनी हक बजाने पे एक तरफ, दूसरी तरफ मार्केट जो है वो क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि इन्होंने जो भी फैसले किए हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई मरबूत इनको हिकमत अमली नहीं नजर आ रही है, तो मार्केट्स ने आज, चाहे वो करेंसी मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो, उन्होंने ये कहा है, हुकूमत को पैगाम भेजा है कि हमारे ख्याल में आप IMF का मुआहिदा फिर भी नहीं करवा सकेंगे। इतना अवाम के ऊपर बोझ डालने के बावजूद आप नाकाम रहेंगे
IMF के साथ मुआहदा करने में, तो उनको दोनों तरफ से इस वक्त मार पड़ी है और वही प्रेशर है जो नजर आ रहा है। जैसे आपने कहा कि बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए हैं बजट के अंदर, वो दबाव उन पर नजर आ रहा है, क्योंकि जाहिर है आप लोग भी तो किसी को छुपने की कोई जगह नहीं देते। अब मिफ्ता इस्माइल ने सिर्फ 2-3 महीने पहले इतना से ही तो कहा था कि 137 रुपए से 1 रुपए हम कीमत पेट्रोल की नहीं बढ़ने देंगे। यार 210 रुपए कर दी है, अभी मजीद बढ़ाने चले जा रहे हैं, लेकिन दिन में 18 दफा तो ना दिखाए ना वो क्लिप। उसके बाद उन्होंने कहा हम 12 रुपए की बिजली कर देंगे, 24 रुपए की करने के लिए चले जा रहे हैं। तो वो सब अपनी बातों का तजाद जो है और अवाम में जो मकबूलियत बिल्कुल खो चुकी है हुकूमत, उन दोनों चीजों का दबाव इस वक्त नजर आ रहा है। अच्छा असद साहब, खाबर गुमन, दो जो कंसर्न्स हैं और आपके हुकूमत के हवाले से जो सवालात उठाए जा रहे हैं सबसे अहम, एक तो ये है कि ये रशियन फैक्टर की आप बात करते हैं कि जी बिल्कुल हम तैयार थे, रशिया भी तैयार था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मौजूदा हुकूमत कहती है कि जी कोई इनिशियल फेज में शायद कोई बातचीत हुई थी। और दूसरा वो ये बात करते हैं कि अगर ये बात हो भी जाती तो ये जो PTI ये कहती है कि अप्रैल तक हम जो है गैस या ऑयल मुल्क के अंदर ले आते, वो तो इतना लंबा चौड़ा इंतजाम करने की जरूरत होती है, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं था। तो इस पे आपका क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, रूस का जो है कई दफा ये बात बताई जा चुकी है। आपको पता है कि रूस का दौरा जो हुआ था वो हुकूमत के आखिरी चंद हफ्ते थे। वहां पे बड़ी मजबूत गुफ्तगू हुई। पहले सदर पुतिन और इमरान खान साहब की वजीर आजम की मीटिंग हुई और उसके बाद जो है फॉलोअप मीटिंग उसी दिन उसके बाद हुई। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रशिया के, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई, उसमें हमारी पूरी टीम बैठी हुई थी। मेरे सामने वहां पे ये डिस्कशन हुई और ये तय पाया गया कि गंदम के लिए भी और गैस और तेल के लिए भी जो है फॉलोअप काम किया जाएगा। उन्होंने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने इस बात की आमादगी का इजहार किया कि जी बिल्कुल हम आपको तेल बेचेंगे और गैस बेचेंगे। और क्योंकि आजकल रशियन जो ऑयल है, ऑयल गैस जो है, उसके ऊपर कुछ बड़े ममालिक जो है वो नहीं खरीद रहे, इसलिए वो डिस्काउंट के ऊपर बेचना पड़ा है और वो उनका डिस्काउंट वो अवेलेबल होगा। उसके बाद हमाद अजहर साहब के साथ फॉलो भी होता रहा, फिर उन्होंने राइटिंग में मांगा प्रपोजल, वो भी भेज दिया गया। लेकिन अगर मैं ये सब कुछ छोड़ भी दूं भाईजान, ये तो हकीकत है ना कि 34 मिलियन बैरल तेल रशिया से भारत ने पिछले महीने खरीदा है। 34 मिलियन बैरल, और ये वो रशिया है जहां पे पिछले साल इसी महीने के अंदर भारत ने शायद पूरा 1 मिलियन बैरल भी नहीं खरीदा था। इसी तरीके से श्रीलंका वहां से खरीद रहा है, यूरोपियन ममालिक खरीद रहे हैं, सारी दुनिया सिवाय 5-6 ममालिक के तमाम दुनिया इस वक्त रशिया से तेल खरीद रही है। तो ये क्या अजीब और गरीब बात है कि पाकिस्तान को कोई बड़ा मुश्किल काम करना पड़ रहा है, जो सारी दुनिया के लिए मुश्किल नहीं है लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। शायद सिर्फ मुश्किल इसलिए है कि दुनिया में इस वक्त एक ही हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है जो बैरूनी मुदाखलत से और अमेरिका के मरासलों की बुनियाद के ऊपर हुकूमत बनी हुई है। यही मुझे फर्क नजर आता है। उसका मईशत के अंदर तो मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। अभी जो रशिया के सफीर है उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया, अगर हम वो सुनवा दें कि उसमें वो जो तिजारत की बात कर रहे हैं इमरान खान दौर में और अब किस किस्म की बातचीत हो रही है, ये सवाल पूछा गया तो उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिए। I will tell you facts. In 2020, the trade turnover between Pakistan and Russia for that year, $790 million. Out of that figure, $212 million was spent on Russian wheat. I can comment that we are in constant touch with your agriculture people, with your energy people, and there is a negotiation going on, and it was taking place under Imran Khan, and it is taking place now. जी एस साहब, वो कहते हैं उस वक्त भी हमारी बातचीत, वो उन्होंने कहा कि अभी भी किसी लेवल पे कोई ना कोई राब्ते हैं और बातचीत हो रही है तवानाई के लिए और ज़राअत के लिए। जी बिल्कुल, वो वाज़ेह तौर पर उन्होंने बोला। हालांकि हमारी हुकूमत जो है वो ये कहती है कि हाँ जी सिर्फ गंदम तो हम खरीदेंगे उनसे, लेकिन तेल और गैस का बातचीत नहीं करेंगे। बिल्कुल वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत में भी बातचीत हो रही थी और इस वक्त भी बातचीत हो रही है। लेकिन शायद फर्क ये है कि उस वक्त जो है दोनों तरफ संजीदगी थी, यानी पाकिस्तान और रूस दोनों जानिब से संजीदगी थी। अब रूस तो शायद ऑफर कर रहा है, मुझे उनकी बात से ऐसा लगा कि रूस तो अभी भी ऑफर कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की साइड जो है वो हीले बहाने ढूंढ रही है कि क्यों रूस से तेल ना खरीदा जाए और तमाम का तमाम बोझ जो है वो अवाम के ऊपर डाल दिया जाए। जैसे सारा पाकिस्तान जानता है कि इनकी मुश्किलात जो हैं वो मुश्किलात उस वजह से हैं जिस रास्ते को अपना के ये हुकूमत तक पहुंचे हैं। इसका ना
कोई टेक्निकल चीज से कोई इसका ताल्लुक है, ना मईशत से इसका कोई ताल्लुक है। ये वो सियासी रास्ता जो उन्होंने अपनाया वजारत उज़्मा तक पहुंचने के लिए और काबीना तक पहुंचने के लिए, आज वो इनकी कमजोरी बना हुआ है। और बदकिस्मती से सिर्फ इनकी कमजोरी नहीं है, उस कमजोरी का बोझ इस वक्त पूरी कौम अदा कर रही है। अच्छा असद साहब, एक और जो सवाल उठाया जाता है आपकी हुकूमत के हवाले से कि आपने जो ग्रोथ रेट दिखाई, ये आपने इकोनॉमी को ओवरहीट कर दिया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट किया जाता है कि शौकत, इससे पहले जो हफीज़ शेख साहब थे, उन्होंने आपकी मैशत को ICU से बाहर निकाला, लेकिन शौकत तरीन साहब ने वो जो मरीज अभी आहिस्ता चलना फिरना शुरू हो गया था, उसको स्टेरॉइड्स के टीके लगा दिए, उसको भगाना शुरू कर दिया। जब इवेंचुअली वो अपनी तवानाई पे आया तो वो जो वो गिर जाएगा और मैशत उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, सस्टेनेबल जो ग्रोथ जिस कहते हैं कि होनी चाहिए। आप इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे कि जो मौजूदा हुकूमत आपके जो इसको शुकूक शबात से देख रहे हैं, आपके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स को? मैं इसका भी जवाब देता हूं जी, और अगर आप मौका देंगे मैं थोड़ा सा वो जो बड़ा तनाजुर है जिसके अंदर हमने पाकिस्तान और रूस की, ये सिर्फ एक तवानाई की डील नहीं है, उसको देखना, उस पर भी मैं कमेंट कर दूंगा। देखें, जो मईशत को अल्लाह का शुक्र है इन्होंने ये तो मांगा कि ये ICU में थी। अगर आपको याद हो खबर, ये जुमला मैं इस्तेमाल किया करता था कि हमें जो मईशत मिली है वो ICU के अंदर मिली है। तो चलो शुक्र है ये तो मान गए कि वो ICU के अंदर थी। बिल्कुल हफीज शेख साहब ने बड़ा अच्छा काम किया और उसके बाद वो बेहतरी की तरफ चलती रही मईशत, उसको शौकत तरीन साहब ने जारी रखा आने के बाद। और हफीज शेख साहब कई दफा ये पब्लिकली भी कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के पहले दिन से जो सिम थी, डायरेक्शन जो थी मईशत की, वो एक ही रही है, वो चेंज नहीं हुई है। अब आ जाए कि क्या ओवरहीट हुई या नहीं हुई, इसको जरा सा टेक्निकल है लेकिन मेरे ख्याल में अदाद-ओ-शुमार के साथ बताऊं तो बेहतर होगा। देखिए, बैरूनी खसारा जो है ना, वो बनता है मेयार के क्या हमारी जो मईशत की रफ्तार है ग्रोथ की, वो हम सस्टेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जिस वजह से ये कहा जाता है कि ICU के अंदर चली गई थी और हमारा सस्टेनेबल नहीं था, 2018 की सूरत हाल जो थी वो ये थी कि तकरीबन $300 बिलियन की मईशत के ऊपर जो है वो $20 अरब का खसारा हो गया था, बैरूनी खसारा। इस साल जो है वो $383 अरब की मईशत, यानी तकरीबन 27% ज्यादा बड़ी मईशत जो है, उसमें कोई 14 से 15 बिलियन डॉलर का खसारा होने जा रहा है, जो कि 3/4 है उस जो 2018 का खसारा था। यानी अगर मैं मईशत के हुजम के लिहाज से देखूं तो इस साल का खसारा जो है वो 1/3 कम है बनिस्बत 2018 का था। ये तो एक पहली चीज आ गई। दूसरी चीज ये है कि खसारा हो क्यों रहा है? क्या ये इसलिए हो रहा है कि शौकत तरीन ने पेडल एक्सेलरेटर के ऊपर बहुत जोर से पेडल रख दिया था? ऐसा नहीं है। मैं हर माह जो है प्लानिंग मिनिस्टर के तौर पर काबीना को ब्रीफ करता था और उसके अंदर मईशत का तजिया पेश करता था। तो ये काबीना के बंद इजलास के अंदर भी जो लोग बैठे थे वो भी आपको बता सकते हैं कि आखिरी ब्रीफिंग जो मैंने की थी उसमें ये बताया कि जो हमारी दरामदात के अंदर इजाफा हुआ जिसकी वजह से बैरूनी खसारा बढ़ा है, उसका 87% हिस्सा जो है, जो बढ़ने का जो है, उसकी वजह जो है वो आलमी मंडी में कीमतों में इजाफा था। सिर्फ 13% उसका जो इजाफा है वो जो क्वांटिटी इंक्रीज की गई थी। तो अगर ये आलमी मंडी में आपको दबाव ना नजर आता तो ये खसारा जो है ये 7-8 अरब डॉलर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, होना था, जो बिल्कुल सस्टेनेबल था। अब मैं जरा सा कमेंट कर दूं कि ये जो, क्योंकि हम बहुत बार बार बात कर रहे हैं ये तेल की डील क्यों नहीं हो रही, क्यों रशिया से ये डर क्यों रहे हैं, ये अमेरिका क्यों कहता है उनसे ना खरीदे। देखिए, दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आई हैं पिछले 15-20 साल के अंदर। जो पुरानी कोल्ड वॉर की सियासत थी वो खत्म हो गई, अमेरिका सोल सुपर पावर बन के उभरा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से चाइना ने इमर्ज किया है और चाइना दुनिया के अंदर एक नई ग्लोबल सुपर पावर बनकर उभर रहा है, तो दोबारा से अमेरिका जो है वो चाहता है कि कैंप्स बने। उन्होंने इस खित्ते के लिए अपने पार्टनर का इंतखाब कर लिया और वो भारत है। वो भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना चुका है इस खित्ते के अंदर। वो इस्तेमाल कर रहा है भारत को चाइना की कंटेनमेंट के लिए। तो आप जो कुछ भी कर लें, आपके ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे रस्मी ताल्लुकात होने चाहिए अमेरिका के साथ, लेकिन वो पुराने ताल्लुकात अगर आप चाहते हैं अमेरिका से, कुछ किसी सूरत नहीं हो सकते, क्योंकि इस खित्ते के अंदर अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो भारत बन चुका है। इसलिए पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि जो दूसरी दुनिया की ताकतें हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करे, जिसमें से रूस एक अहम ताकत है और इसी इनिशिएटिव का हिस्सा था जो इमरान खान साहब रशिया गए थे। चौई साहब, आपका कोई सवाल है सर?
नहीं, क्यों, मैं वैसे ही बैठना आया वहाँ। पूछ ले सर, फिर इसीलिए तो मैंने ऐसे ही एहतरामन पूछ लिया, अपना सवाल पूछे मैं असद ये उमर कहना साहब, चाहती थी। मोहतरम, जो कि आप पीटीआई की एक, मैं समझता हूँ एक बड़े दानिश्वर है और अपनी मेहनत से, जहानत से एक बड़े सियासतदान का दर्जा आपने हासिल किया है, एंड वी आर वेरी फाउंड ऑफ यू कि आप अपनी बात जो है हमेशा करते हैं नपे तुले भी और वाज़े अल्फाज में। हैविंग सेड दिस, जिस वक्त आपसे हम बात कर रहे हैं 3 चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई हैं। एक तो 10 अप्रैल की रात आपकी गवर्नमेंट जो हटाई गई, उसकी कोई जस्टिफिकेशन जो है उसके 2 महीने बाद भी नज़र नहीं आई। 2 महीने और 3 दिन बाद भी अभी तक नहीं समझ लगी कि ये हुकूमत क्यों गिराई गई। नंबर 2, ये जो हुकूमत आई है इसका कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ना कौमी मफादात के हवाले से, ना आम आदमी की रोटी रोज़गार के हवाले से। लिहाजा दूसरी चीज़ भी इस्टेब्लिश होगी। अब ये दे आर ए फेलियर ऑन ऑल अकाउंट्स, यानी कोई इनका बेहतरीन बड़े से बड़ा शख्स जो है शहबाज शरीफ समेत, उनसे अगर पूछे कि आपकी 2 महीने और 3 दिन में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो मेरा नहीं ख्याल उनके पास कुछ पेश करने को मौजूद है। और इमरान खान एक ताकतवर और पॉपुलर पार्टी और लीडर के तौर पर इमर्ज हो गया। हैविंग सेड दिस, आपको जो कहा गया था कि आप लॉन्ग मार्च ना करें, 3 दिन इंतजार कर लें, 19 जून को बजट पत्र ख़त्म करके असेंबली तोड़ने की डेट दे दी जाएगी और इलेक्शन हो जाएंगे। आपको जो ये लारा लपा लगाया गया था उससे कौन मुकर गया है, और अब आप सीरियसली समझते हैं, क्योंकि मुझे लगता है, और नवाज शरीफ ने जो इनका सबसे बड़ा लीडर है, उसने एक सजाद मीर जो उनके एक रिलीजियस पार्टी, उनको कहा कि इलेक्शन तो जो है अगले साल भी नहीं होने चाहिए, बल्कि असेंबली के पास जो इख्तियार है 1 साल, उसको एक्सटेंड कर देना चाहिए। अब वो तो क़यामत तक इलेक्शन नहीं करा सकते, उनको पता है कि लोगों में क्या हाल है। आपके पास अब इलेक्शन हासिल करने या आपको इलेक्शन की तरफ लेके जाने की जो अश्योरेंस है वो कहाँ खड़ी है, या आपको फिर सड़कों पर निकलना पड़ेगा? 3 सवाल पूछ लिया आपने। एक तो खैर आपका मुशाहिदा था, 2 सवाल हैं। मुशाहिदा आपका ये था कि ये बिल्कुल फेलियर है और इसने 2 महीने और 3 दिन के अंदर कोई भी अभी तक कामयाबी नहीं हासिल की, अचीवमेंट नहीं की। इसमें एक उमूमी तौर पर तो आप बिल्कुल दुरुस्त बात करें, लेकिन एक चीज से मैं आपको जरूर पॉइंट आउट करूंगा कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस हुकूमत की। 25 साल में जिस तरीके से इश्तिहार, अरबों रुपए के इश्तिहार दे दे के एक शहबाज शरीफ का एक बहुत बड़ा को 18 फुट ऊंचा जो है वो कद बनाया गया था कि वो बहुत बड़े जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं और बहुत बड़े लीडर हैं और पंजाब स्पीड से काम करते हैं, तो सिर्फ 2 महीने के अंदर उन्होंने 25 साल की मेहनत को पाश करके रख दिया और आज बेचारा शहबाज शरीफ जो है वो एक मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं बचा है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 2 महीने में उन्होंने ये कर लिया है। दूसरी, जहां तक आपने बात की कि कौन मुकर गया, सर ये ऐसी हम बहुत सारी चीजें सुनते रहे बीच में, कभी 3 दिन, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन। हमने तो जाहिर है अपने फैसले करने, खुद अपने पाकिस्तान के अवाम को सामने रख कर अपनी सियासी जो सूझबूझ है उसकी बुनियाद के ऊपर फैसले करने। और ये भी एक गैर मंतकी बात है कि आप ये फैसला कर चुके थे कि पाकिस्तान के लिए बेहतर ये है कि इलेक्शन करा देना चाहिए, लेकिन वो इलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इमरान खान ने ऐलान कर दिया यार, तो इमरान खान से भी हम दूसरा ऐलान करा दें तो फिर इलेक्शन हो जाएगा। भाई इलेक्शन या पाकिस्तान के लिए ठीक था या नहीं था। अच्छा, असद साहब 2 सवाल, दोनों एक ही सवाल है कि अगर इस मुल्क के अंदर इलेक्शंस होने हैं, या आपकी बात अपोजिशन से होनी चाहिए या फिर आपकी बात एस्टैब्लिशमेंट के साथ होनी चाहिए। इस वक्त कोई कम्युनिकेशन जो खुली हुई है आपकी इन दोनों अतराफ में से किसी एक जो साइड के साथ? क्योंकि बाहिर हमें लग रहा है कि आप बिल्कुल एक कैकून के अंदर बंद हैं और पीटीआई बस अपनी स्ट्रेटजी बना रही है, लेकिन राब्ते किसी भी सतह के ऊपर नहीं है। इसके ऊपर अगर आप कमेंट कर दें तो। देखिए, ये पब्लिकली अवामी सतह के ऊपर चेयरमैन साहब इसकी बात कर चुके हैं। बिल्कुल, अगर हुकूमत ऐलान करती है, शहबाज शरीफ साहब आज ऐलान करें कि वो जल्द इंतखाबात करने के लिए तैयार हैं, हम बैठ के उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर उन्होंने इलेक्शन ही नहीं कराना तो हमने बातचीत क्या करनी है कि पिछली जो सीरीज खेला है उसमें बाबर आजम ज्यादा अच्छा खेला था
या इमामुल हक ज्यादा अच्छा खेला था, ये तो बात नहीं करनी है ना। ये तो बॉल जो है इस वक्त हुकूमत के कोर्ट में है, और आप अभी तक उनको अपोजिशन कहते हैं लेकिन वो जैसे कैसे पहुंच गए इस वक्त वो इक़्तिदार के ऐवान में, और हुकूमत इस वक्त उनके पास है। खुद उनको भी यकीन नहीं आ रहा कि पहुंच गए, लेकिन पहुंच गए। अभी वो पूछ रहे हैं कि किसने पहुंचाया, अभी वो ये ढूंढ रहे हैं। चलिए ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर और मजीद कुछ इश्यूज पूछेंगे असद उमर साहब के साथ। आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इकोनॉमी जो आया है बजट, IMF इसको मानेगा या नहीं मानेगा, रूस के साथ मुज़ाकरात के हवाले से असद उमर साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन इस सारे मामले का जो सबसे अहम पहलू है वो हमेशा सियासी रहता है। अभी ये जो जिस बयानिए के हॉस्टेज हैं खुद PMLN वाले, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मईशत पे की थी सियासत, और जब सियासत की जाती है तो फिर उसके बाद हुकूमत में आके उस बयानिए का दिफा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं याद है मरीम नवाज साहिबा कहा करती थी कि महंगाई की वजह से अब इमरान खान जहां पे जाएंगे उनका जाना मुश्किल हो जाएगा, उनको हेलमेट पहन के जाना पड़ेगा। क्या कहती थी, जरा सुने। जब इतनी बुरी आपकी कारकर्दगी होगी, जब आपने नालायकी, नाअहली और बुरी परफॉर्मेंस के आपने अंबार लगाए होंगे, तारीख में रिकॉर्ड्स तोड़े होंगे, तो और लोगों की बात तो अलग, आपके MNAs, MPAs आपके साथ नहीं खड़े होंगे, तो एक तो टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन जो भी जिनको और कहीं से टिकट नहीं मिलेगी और वो PTI का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे, तो मेरा एक मशवरा है उनको, और वो ये है कि हेलमेट पहन के जाएं अवाम में, क्योंकि अवाम गुस्से में भरी बैठी है। तो जब हुकूमत बुरा परफॉर्म करती है या महंगाई बढ़ती है, अवामी गुस्से का सामना करना पड़ता है, तो क्या होता है, हेलमेट पहन के जाना पड़ता है। राना सनाउल्लाह साहब को भरपूर यकीन था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये लोग जाएंगे, अवाम में जाएंगे, तो उन्हें जूते पड़ेंगे। लफ्ज जूते पड़ने का उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया था। पूरे यकीन से आपको कहता हूं कि जब ये हलकों में इलेक्शन लड़ने के लिए जाएंगे, लोग इनको जूते मारेंगे, तो लोग इनके गिरेबान पकड़ेंगे और इनसे पूछेंगे कि किस तरह से इन्होंने 3.5-4 सालों में इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इस मुल्क में महंगाई की, इस मुल्क में आटा महंगा किया, इस मुल्क में चीनी चोरी की, इस मुल्क में अद्वियात चोरी की, इस मुल्क में जो है वो पेट्रोल जो है वो चोरी किया। फास्ट फॉरवर्ड और आज की तारीख में अब चूंकि पेट्रोल महंगा करना पड़ा, बिजली महंगी करनी पड़ी, गैस महंगी करनी पड़ी, तो अब उस दिन मैं सुन रही थी नबील गबोल साहब बैठकर ये बात कर रहे थे कि अब उन्हें लगता है कि अवाम उन्हें जूते मारेंगे। ये मीटिंग्स हुई हैं, कोalition पार्टनर्स की मीटिंग हुई है कि हम किस तरह जाएंगे अवाम में, क्या मुंह लेकर जाएंगे। लोग हमें जूते मारेंगे, लोग बोलेंगे जी आपकी कोalition गवर्नमेंट है। हम कैसे कहेंगे, नहीं जी हमारे पास सिर्फ फॉरेन मिनिस्ट्री, हमारे पास जो है वो पानी का मिनिस्ट्री है, उसकी बात करो। नहीं, हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और मोर और लेस ऐसी ही बात PMLN से ताल्लुक रखने वाले तलाल चौधरी साहब ने भी की, एडमिट कर लिया कि सियासी तो नुकसान हुआ है। इस बजट में बिल्कुल ये बात ठीक है कि पॉलिटिकली हमें बड़ा नुकसान हुआ है। ये नुकसान हमने अपना जाती या पॉलिटिकल नुकसान बर्दाश्त किया है, और ये फैसले एक पॉलिटिशियन कोई भी अच्छे दिल से नहीं ले सकता। असद साहब, वो कोई हेलमेट वगैरह ले लिए थे आपने जब मरियम बीबी ने ये कहा था अपने जलसे में कि आपने एहतियातन ले लिए हो हेलमेट के? कोई पता नहीं, कुछ भी हो सकता है सियासत में, हम खरीद के घर में तो रख लेना हेलमेट, कभी ले जाना पड़ सकता है बाहर निकले तो। मैं आपको आज का ही एक किस्सा सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले कि ये जो सब बोलते थे, बड़ा इनका फेवरेट जुमला था कि इनका टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। अब डर किस बात का है? लूली लंगड़ी कोalition गवर्नमेंट चला रहे, 2 वोटों की मेजोरिटी के ऊपर है, 12 जमातों पे इंतजार है, इलेक्शन कराएं, हमारा तो कोई टिकट ही नहीं लेगा, आराम से 2/3 अक्सरियत ले मुस्लिम लीग नून, और उसके बाद करें हुक्मरानी जो करना चाहते हैं। मैं आपको आज की जो बात बता रहा था कि सूरत हाल अवाम में क्या है। आज हम ये राना सनाउल्लाह की अता की हुई जो FIR है वो भुगता रहे थे। कचहरी से मैं निकला बेल वेल करा के, मैं गाड़ी चला के जा रहा था, तो वहां से सामने मुझे एक छल्ली वाला नजर आ गया। मैंने उसके बाद गाड़ी रोक ली और मैंने उससे छल्ली मांगी। उसने मुझे देखा, उसने देख के मुझे बड़ा मुस्कुराया, उसके बाद उसने मुझे लाकर वो छल्ली दे दी। अब वो पैसे ना ले मुझसे, वो आदमी मारिया, उससे एक जुमला उर्दू का नहीं बोला जाता, और वो दिहाड़ी कमाएगा तो रात को उसके घर पे रोटी होगी, और वो मुझसे पैसे लेने को नहीं तैयार था।
और उसको मैंने बोला बस डेरा डेरा मेरा बानी, उसको बड़ी मुश्किल से मैंने उसको पैसा दिया, और उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी ना, ये जिम्मेदारी है इस वक्त, चाहे किसी भी आप सियासी पार्टी से हो, जब एक अवाम एतमाद करती है आपके ऊपर, जो इस वक्त अंधा एतमाद हुआ हुआ है इस वक्त इमरान खान के ऊपर, तो हमें भी इसका एहसास होना चाहिए कि कल अगर जिम्मेदारी आएगी तो वो छली वाला आज जिसने मुझे छली दी थी और पैसा लेने को नहीं तैयार था, उसका कर्ज है जिसको हमने अदा करना है। बिल्कुल सही बात है। चौधरी साहब, आपका भी सवाल था ना? जी, मैं यही इनसे पूछ रहा हूं कि अब आपने इलेक्शन किस तरह करवाने हैं, उसकी तरफ नहीं आ पा रहे। इसका जवाब भी दिया असद साहब आपने, नहीं बता रहे। हाँ। देखिए, इसका इलेक्शन अगर मैं तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल की टोपी पहनूं और सिर्फ मैं तहरीके इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं ना, तो हमें कोई इलेक्शन में जल्दी नहीं करने की जरूरत है। हमें इनको 2, 4, 6 महीने और हुकूमत करती रहनी चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं, ये भी ये महंगाई शुरू हुई है, ये स्पाइरल अभी इन्होंने शुरू किया है। अभी आगे देखें आगे आगे क्या होने वाला है। जिस वक्त ये कीमतें बढ़ेंगी और इनके सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स आने शुरू होंगे ना, तो इनकी सियासत तो बिल्कुल दफन होने जा रही है। लेकिन हमारे लिए सियासी तौर पे अच्छा होगा, मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। तहरीके इंसाफ कोई दहशतगर्द जमात तो है नहीं कि हम जो है वो जाके हमले कर देंगे कोई इदारों के ऊपर। ना मुस्लिम लीग नून है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करा दे या सिटिंग आर्मी चीफ का जहाज हाईजैक करवा के उसको मुल्क से बाहर भेजने की कोशिश करें। ना हम BMW की चाबी दे के आर्मी चीफ को खरीदने की कोशिश करते हैं। एक जमहूरी पार्टी है, इमरान खान की अवाम के अंदर मकबूलियत, उसकी स्ट्रेंथ है, उसी बुनियाद के ऊपर अभी बहुत बड़ा अगले महीने टेस्ट आने वाला है। पंजाब असेंबली के इलेक्शन होने वाले, बाई इलेक्शन, और एक ही तरीका है उसमें तहरीके इंसाफ को रोकने का, और वो है बड़े पैमाने के ऊपर धांधली, जो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दिन दोनों की तवक्को इस वक्त हम रख रहे हैं। अगर ये खुदा ना खास्ता उस तरफ चला गया ना मामला, तो फिर तो ये बिल्कुल काबू से बाहर निकल जाएगा। वरना होना जो इस वक्त मकबूलियत है तहरीके इंसाफ की, आप वहां पे बाई इलेक्शन जीतेंगे, पंजाब में वाज़े अक्सरियत आपके पास आएगी, और उसके बाद मियां शहबाज शरीफ खाली इस्लामाबाद का प्राइम मिनिस्टर बन के बैठेंगे, खुद बहुत इलेक्शन कराएंगे। एक सवाल यह है कि आप नेशनल असेंबली से बाहर हैं, अब जितनी भी तैनाती हो रही है खासतौर पर इलेक्शन कमीशन के अंदर, वो तो हो भी गई हैं, और इलेक्शन कमीशन उसके बाद नैब, ये सारे मामला आगे चलेंगे। तो कोई आप सोच रहे हैं कि शायद पार्लियामान में आप वापस आ जाएं, या फिर आपने नेशनल असेंबली से बाहर रहना है और बाकी सारी असेंबलीज का हिस्सा रहना है और इलेक्शन भी लड़ने हैं? नहीं, देखें खबर इसके अंदर जो है ना, जो कुछ भी अगर होना है तो वो होगा किसी मायदे के तहत होना ना। अगर मैं असेंबली में वापस जाके भी बैठ जाऊं तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर तो लग चुके हैं, तो मेरे असेंबली में जाके बैठने से क्या होगा? जो भी होना है वो एक मायदे के तहत होना है। अगर उस मायदे के तहत अगर चाहते हैं जमहूरियत आगे चले, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है उसको आप दीवार से लगा दें और जमहूरियत ठीक ठाक चलती रहेगी, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप जमहूरी निजाम तो गिरा सकते हैं, जमहूरियत चला नहीं सकते ऐसे। तो अगर वाकई में इनको कोई इंटरेस्ट है जमहूरियत आगे चलाने के लिए, तो तहरीके इंसाफ के साथ बैठना पड़ेगा और ये मामला इनको तय करने पड़ेंगे। जब वो तय करने की बारी आएगी उस वक्त देखेंगे कि कहां पर बात करनी है, वरना खाली इस वक्त असेंबली में बैठ के मेरा क्या फायदा होगा, मेरे क्या अचीव होगा। पीपल्स पार्टी तो ये कहती है, असद साहब मैं सुनवा देती हूँ, आसिफ अली जरदाई साहब, बहुत क्लियर है। पीपल्स पार्टी की बड़ी क्लियर लाइन है कि पहले इस्लाहात होंगी, फिर इंतखाबात होंगी। इस्लाहात के वाले से वो सबके साथ बैठ के बात करने की का भी जिक्र करते हैं। ये क्या कह रहे हैं जरदाई साहब, जरा सुनिए, फिर इस पे हम रद्द अमल लेते हैं। जो हमारा गेम प्लान है उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, नैब रिफॉर्म्स करने। PMLN का मेरे साथ ये डिसीजन है। हमारी पोजीशन ये है कि जैसे आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करा लें, आप लॉ में तब्दीलियां ले आएं, फॉरेन पाकिस्तानीज का वो डिसीजन ले लें, उसके बाद इकॉनमी ऐसी है और आप समझते हैं कि इलेक्शन में जाना चाहिए, पार्लियामेंट समझती है, तो वी हैव नो इशू। वाली जो बात है, ऑब्वियसली इस वक्त जिस तरह के कीमतें बढ़ाई हैं, कोई भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता इलेक्शन में जाने के लिए। तो असद साहब ना ही समझे फिर हुकूमती इस कोलिशन की तरफ से जो ये इतनी लंबी चेकलिस्ट है। जी, जरदारी साहब ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, उनको तो इस वक्त आ रहा है मजा। वो मुस्लिम लीग नून से अपनी पिछले 30 साल के बदले पूरे कर रहे हैं। उन्होंने ला के बिठा दिया कुर्सी के ऊपर। सारी अवाम का जो गुस्सा है वो इस वक्त डायरेक्टेड है शहबाज शरीफ के ऊपर। ये पीछे बैठे हुए मजे में। देखिए, ये एक मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उनको इस्लाहात ये करनी थी, उसको इस्लाहात कहते हैं कि सबकी चोरी माफ करानी थी। नैब लॉ उन्होंने उठा के बदल दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट से इनको खौफ आता था, इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट के भी कानून पास कर दिया है।
तो ये कौन सी इस्लाहात है, किसी दिन हमें बताई दें वो कौन सी इस्लाहात है जिससे पाकिस्तान जो है, हो सकता है हम इनकी इस्लाहात सुने तो हम कहें वाकई में यार इससे तो पाकिस्तान इतना बेहतर हो जाएगा, इस पर तो जरूर बात करनी चाहिए। सिर्फ इस्लाहात हमें इस वक्त ये समझ में आई है कि हमारी चोरी सारी माफ कर दो। चले एक मुझे ब्रेक पे जाने, चौधरी साहब मुझे पता है आपने सवाल पूछना है, लेकिन ब्रेक से आके सर आपके ही सवाल से हम आगाज करेंगे, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आखिरी 3-4 मिनट है। चौधरी साहब आपका सवाल है, असद साहब से जरा पूछ लें, फिर खावर साहब ने भी एक सवाल पूछ लिया। बिल्कुल मुख्तसर सवाल, टू द पॉइंट। आज असद उमर साहब की गुफ्तगू, कल इनके साबिक वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन इमरान खान के बयान और लॉन्ग मार्च को नथी करना सुप्रीम कोर्ट के बाद, ये ना ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, ना इन्हों अब इलेक्शन की जल्दी है, तो अब फिर मैं यानी फिर व्हाट इज देयर प्लान? मैं तो हैरान हो गया हूँ इनके बयानों से, दोनों चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल। ऐसा नहीं है सर, चेयरमैन साहब जो है वो आज भी इसके ऊपर मीटिंग हुई है, वो टाइमिंग को डिटरमिन करेंगे, वो ज्यादा कोई आर्टिफिशियल वो प्रेशर लेने को तैयार नहीं है, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन ये अभी ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना ज़हन ही बदल दिया कि ये होगा ही नहीं, वो बिल्कुल टाइम चूज करके करेंगे और इंशाल्लाह ताला जब वो उनके ख्याल में सही टाइम होगा तो आप उसकी अनाउंसमेंट भी देखेंगे। अच्छा असद, पंजाब के अंदर जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, जो चौधरी परवेज लाई साहब और मोनस लाई तो आपके साथ खड़े हैं बिल्कुल जम के, लेकिन पार्टी के अंदर भी आपको पता है काफ़ी दरारें काफिली के अंदर हमें सामने नजर आ रही हैं। तो पीटीआई क्या सोच रही है? क्या कुल्ली तौर पर आप काफिली को अपनाना चाहते हैं या सिर्फ चौधरी परवेज लाई या मोनस लाई साथ रहेंगे? इस कोई खबर है आपके पास तो हमारे साथ भी शेयर कर लें। नहीं सर, खबर तो कोई नहीं है, आपको इससे मुझसे बेहतर आइडिया होगा, लेकिन वहां पर लगता है कि तकसीम जो है वो काफी सीरियस है, वो मामला जो है वो कोई बहुत वक्ती नहीं लगता। खैर वो उनका अंदरूनी मामला, मैं उसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे कैंडिडेट जो है वो चौधरी परवेज लाई हैं और वो हमारे साथ खड़े हुए और हम उनके साथ खड़े हुए, उसमें कोई शक नहीं। आज ये शिरानी ग्रुप के लोग भी आप लोगों से आके मिले हैं, पाकिस्तान तरीके और हामिद खान साहब भी, ये जो मुलाकातें हो रही है ये वैसे आपके अपने जमात के लोगों में से जो आपके नजरियाती फॉलोअर है वो कह रहे हैं ये शिरानी ग्रुप, ये ना हो कि खान साहब दोबारा उसी तरीके से ऐसे लोगों के साथ जो है इत्तेहाद कर लें कि बाद में मुश्किलात हो जाएं जैसे माजी में किया था। नहीं, माजी में किसके साथ किया था जिसके साथ मुश्किलात हुई? नहीं सर, जो आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो आप लोग कहते हैं कि जी वो हमारे थे ही नहीं, वो तब चले गए, जाने वाले चले गए, उनको शामिल करते रहे। ये किसी फोन कॉल पे नहीं आए। मौलाना शिरानी वाला जो है जी, इनके साथ राब्ते जो है वो असद कैसर साहब जो हमारे साहब का स्पीकर हैं उन्होंने किया था आज से 2-3 महीने पहले। पार्टी से लीडरशिप से अप्रूवल लेके, चेयरमैन से अप्रूवल लेके वो राब्ते हुए थे और उनका अपना एक वोट बैंक है और उनका एक नुक्ता नजर है, उन्होंने बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली है। अच्छा साहब, जहांगीर खान तरीन और अलीम खान इज ए क्लोज चैप्टर फॉर पीटीआई। सर इस वक्त तो जाहिर है बिल्कुल क्लोज चैप्टर है, ये फैसले तो उन्होंने किए हैं क्लोज करने के, वरना तो आपको पता है मैं तो इस चले सर इसी नोट पे प्रोग्राम। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।